क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसा कुछ नाम है चैप्टर का, आई मीन सब्जेक्ट का। अच्छा, तो करें स्टार्ट इसको? एक्साइटेड हो सब लोग नए सब्जेक्ट के लिए? 99% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? क्या बोल दिया? 99% प्रैक्टिकल। इसमें कुछ सेक्शंस नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपन क्या करने वाले? प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करने वाले। लेकिन इधर जाने से पहले कुछ चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले नहीं, सबके पास कैलकुलेटर है? कौन सा कैलकुलेटर है? तो पहले कैलकुलेटर एक बार यूज करना देख लेते हैं पहले 5 मिनट में। किसको अगर नहीं आ रहा होगा तो डिस्कस कर लेते। दो कैलकुलेटर तुमने यूज करने चाहिए। एक तो है वो कैसी होगा, MJ12D, और दूसरा है सिटीजन का। सिटीजन का ये कौन सा है? 555N। कैसियो के बाकी मॉडल्स भी यूज कर सकते हो, बट ये सबसे प्रेफरेबल है। चलेगा अगर तुम लोग ऑलरेडी हाथ बैठ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग नए हैं, जिनके पास कैलकुलेटर है नहीं, या फिर जिनके पास वो ऑरपैड वगैरह का है, प्लीज चेंज कर देना, क्योंकि ये ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है। कौन से? FM और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और FM में तो कैलकुलेटर बहुत ज्यादा लगने वाले। तो कौन सा प्रेफरेबल है? कैसी और सिटीजन। बंद करो, बंद कर, बस बंद कर, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। और पहले बोल रहा हूं, कॉस्टिंग में दिमाग खराब करेगा ना मेरा, देखो घर पे भेज दूंगा सीधे। GST में बहुत सहेली है तेरे को। ओके, अच्छा 2-3 फंक्शन तुमको आने चाहिए अच्छे से। M प्लस M माइनस MRC। M प्लस क्या होता है? जो भी चीजें ऐड करनी है तुम लोग एक मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो। और M माइनस, जो भी लेस करना है M माइनस दबा दिया, अपने आप लेस हो जाएगा मेमोरीज। और MRC मेमोरी रिकॉल, जो भी ऐड किया है, जो भी लेस किया है, उसको देखना है तो क्या दबाओगे? MRC। ओके, सेकेंड चीज, एक मल्टीप्लीकेशन रूल होता है कैलकुलेटर का। अगर मैं 2 चीजें मल्टीप्लाई करता हूं तो कैलकुलेटर कोई तो भी एक चीज को कांस्टेंट मान लेता है। कौन सा वाला टर्म कांस्टेंट मानेगा? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट वाला चेक कर लो, एक बार करो। 2 इंटू 5 करो। 2 इंटू 5 कितना आया? अभी तुमको ऑन नहीं दबाना, ठीक है? कुछ भी नहीं दबाना है, सीधा 3 इक्वल टू दबा दो। 3 दबा के इक्वल टू दबा दो। कितना आया? 6 आया ना? मतलब कैलकुलेटर ने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 इक्वल टू दबा दो। 10 इक्वल टू कितना आया? तो कैलकुलेटर हमेशा कौन सा वाला टर्म कांस्टेंट मानेगा? फर्स्ट वाला। ये हमेशा याद रखना, ये तुमको FM में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। प्लस इसके साथ साथ नहीं आया, एक बार टाइप कर, 3 इंटू 8 टाइप करके इक्वल टू दबा 24। अभी ऑन वगैरह कुछ भी नहीं दबाना है, ठीक है? खाली एक बार अभी तू 7 दबा के इक्वल टू दबा, 7 टाइप कर, इक्वल टू दबा। कैलकुलेटर ने अपने आप 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 के साथ। तो कैलकुलेटर क्या करता है? इंटू 3 दिमाग में रखता है। तो जो भी डिस्प्ले पे टाइप करेगा, अभी डिस्प्ले पे क्या नंबर है? इक्वल टू दबा। मतलब कैलकुलेटर ने क्या किया? डिस्प्ले पे जो भी दिख रहा है ना, वो अपने आप किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो कैलकुलेटर किसको कांस्टेंट मानने वाला है? 3 को। समझ रहे? एक बार डिवीजन का भी चेक कर ले, डिवीजन का चेक कर लेते। 10 डिवाइडेड बाय 2 करो। 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया। ऑन दबाए बिना स्क्रीन पे कुछ भी टाइप कर लो और इक्वल टू दबा दो। 20 दबा दो। तो डिवीजन में हमेशा कौन सा नंबर कांस्टेंट रहेगा? सेकंड वाला। ये बहुत यूजफुल है, तुमने फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यूज किया होगा। जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो एक फैक्टर आता है, अपन उससे मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये उसमें काम में आने वाला है। तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे फर्स्ट वाला जो टर्म है दैट इज द कांस्टेंट, और डिवीजन के टाइम पे सेकंड वाला टर्म जो है दैट इज द कांस्टेंट। एक काम करो, नया बुक लाओ सब लोग, फर्स्ट पेज पे लिख दो, ये खोलो एक बार। बना ले, कॉस्टिंग के लिए नोटबुक लगने वाली है।
अरे अभी कॉस्टिंग थोड़ी ना तेरे को दूंगा उसमें मैं, वो जीएसटी था। कॉस्टिंग के लिए 400 पेजेस की 2 बुक लगने वाली। हाँ आज रफ, आज ज्यादा लिखाने वाला नहीं हूं मैं, आज रफ में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा, आगे कंटिन्यू कर, कोई प्रॉब्लम। कैलकुलेटर ट्रिक्स, अरे थोड़ा ट्रिक्स तो लिख दो कैलकुलेटर। नहीं नहीं, आज कुछ सम्स कुछ नहीं हो गया आज खाली ट्रिक्स लिखने और बाकी सब कल से लिखना होगा। हाँ ठीक है। 400 पे, अगर 400 पेजेस में लिखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो 300 पेजेस का बना देना, ठीक है। 400 पेजेस में प्रॉब्लम क्या होता है, साइड में लिखते नहीं आता, तो 300 पेजेस के 2 नोटबुक, बट वो महंगी भी रहती, डिपेंड्स। कैलकुलेटर ट्रिक नंबर 1, कैलकुलेटर ट्रिक नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन रूल। जिसको आता है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिवेश लेकिन तू लिख और बैठ जरा। मल्टीप्लीकेशन रूल, A इंटू बी calculator will remember into 3। कैलकुलेटर के दिमाग में इंटू 3 हमेशा, सॉरी इंटू ए, सॉरी इंटू ए, इंटू ए, समझ गया। और सेकंड डिवीजन रूल, A divided by B, calculator will remember divided by B। ये 2 चीजें क्लियर है क्या? कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट रे, स्क्वायर रूट का तो एक बटन दिया है ना, लेकिन nth रूट निकालना है, तो हाउ विल यू डू दैट ऑन द कैलकुलेटर? 12 टाइम्स रूट वाला। चलो एक बार सब कैलकुलेटर उठाओ। nth रूट मेरे को, अच्छा एक और चीज, अगर मैं लिखता हूं 500 रेज टू 1/10, इसको पढ़ते कैसे? 500 रेज टू 1/10, 10th रूट ऑफ 500। बेसिकली क्वेश्चन चाहता है कि तुम लोग 10th रूट निकालो 500 का। निकाल के दिखाओ जरा, जिसको नहीं आता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, एक बार देख लेना। क्या करेंगे सबसे पहले? 12 टाइम्स क्या करोगे? रूट साइन। अच्छा एक चीज याद रखना, 12 टाइम्स कंपलसरी नहीं होता है, मिनिमम 12 टाइम्स होता है। तुम लोग 12 टाइम्स से ज्यादा भी प्रेस कर सकते हो, 13 टाइम्स भी कर सकते हो, 14 टाइम्स भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम तुमको रूट साइन कितनी बार प्रेस करना है? 12 टाइम्स। है सबके पास कैलसी? कैलसी पे 500 टाइप किया टाइप, ओके। 12 टाइम्स साइन दबाया, कुछ तो एक नंबर आया होगा, क्या नंबर आया? अच्छा तो आंसर बोल दे, ओके। इसके बाद -1, स्टेप नंबर 1 था 12 टाइम्स रूट, सेकेंड स्टेप है -1, थर्ड स्टेप, देखो ये जो ऊपर रहेगा ना, उससे तुमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10। अगर ऊपर रहता 3/5 तो तुम लोग करते इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, क्या? ओके वापस 500 टाइप किया कैलसी पे, 12 टाइम्स देखो रूट की साइन दबानी, 12 टाइम्स रूट की साइन दबानी। हाँ बट याद रखना 13 दबाया तो 13 याद रखना, क्योंकि 4th स्टेप पे वो इफेक्ट करेगा। 13 बार दबाया तो याद रखना वो, ठीक है। ओके कितना नंबर आया? कुछ तो नंबर आया रहेगा, ठीक है। उसमें से -1 कर, ओके। अभी तेरे को ये जो पावर में नंबर है ना, पावर में क्या है? इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 है, तो यू हैव टू डू दैट, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10। स्टेप नंबर 4 +1 कर देना, और स्टेप नंबर 5 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। हाँ तो अगर तूने ऊपर 12 टाइम्स 13 टाइम्स रूट साइन दबाया तो नीचे तेरे को 13 टाइम्स इंटू इक्वल टू करना पड़ेगा। आया आंसर? 1.8624 इज योर आंसर। समझा है सबको? ये प्लीज स्टेप्स लिख दो, 1 2 3 4 5।
देवेश तो फर्स्ट टाइम कर रहा है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, समझा? ये एफएम में बहुत ज्यादा यूजफुल है, कॉस्टिंग में इतने सम्स में काम में नहीं आने वाला। ठीक है, चल 4 1 3 2 रेस टू 1/4, नहीं 1/4 नहीं, रुको, चलो रेस टू 3, 4 1 3 2 रेस टू 1/3, रेस टू 1/3, 4 1 3 2 रेस टू 1/3। ठीक, कितना है? क्लियर है, समझ गया सबको ये? प्रतीक, वैष्णव, आ रहा है? अच्छा, 1 2 3 4 रेस टू 1/2, एक ही बार दबाओगे ना? रेस टू 1/4 दो बार दबाओगे, रेस टू 1/6 होगा क्या उसमें? हाँ, तो जब भी पावर अगर रेस टू 1/2 है तो एक बार प्रेस कर देना, 1/4 है तो दो बार प्रेस कर देना, 1/8। बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, 1/8 में 1/16 में 4, समझ गया? क्लियर है इतना? बस इतने कैलकुलेटेड ट्रिक्स फिलहाल के लिए इनफ। क्लियर? बड़े आ गया अभी? अच्छा, जाए थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में। अभी कितने चैप्टर है तुमको पता है? किसको? 15 चैप्टर है। एक बार देख लेते सिलेबस। अच्छा, सिलेबस के पहले कितने मार्क्स का पेपर आता है? 100 मार्क्स का पेपर, लेकिन 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले। अटेम्प्ट कितना करना है? 100 मार्क्स का। 120 मार्क्स में से 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले और 20 मार्क्स के थियोरी। 20 मार्क्स थियोरी, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुमको थियोरी अटेम्प्ट करनी है कि नहीं करनी। थियोरी एकदम लास्ट क्वेश्चन होता है, कंपलसरी नहीं होता है। तुमको अगर थियोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तुमको अगर अटेम्प्ट करना है तो तुम लोग थियोरी अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग पूरा का पूरा 100 मार्क्स प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके भी आ सकते हो। बस एक प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट आ जाता है, मतलब आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन आता है एक, उसके लिए 90% बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो वो लोग क्या अटेम्प्ट करते हैं? थियोरी। क्योंकि थियोरी में 15 मार्क्स तो मिल जाते हैं। 20 मार्क्स की थियोरी है, इसमें 4 क्वेश्चन आने वाले। 4 क्वेश्चन में से अगर 3 भी ढंग से अटेम्प्ट कर लिए 15 मार्क्स मिल जाएगी। 4th क्वेश्चन में अगर और 3-4 लाइन लिख दिए तो और 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 16 मार्क्स बहुत इजीली मिल सकते हैं थियोरी में। तो बच्चे क्या अटेम्प्ट करते हैं? ये अटेम्प्ट करके। जिनका थियोरी अच्छा है वो तो प्रेफरेबली इसको ही अटेम्प्ट करके आते हैं। और थियोरी बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थियोरी है। 3-4 चैप्टर में से थियोरी आती है, अपन खाली उतना ही पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में तुमको आराम से 15+ मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। क्लियर है? बाकी बात कर ले 100 मार्क्स के। एक बार कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, एमसीक्यू इसमें रहेगा। अभी एमसीक्यू वो लोग 30 मार्क्स में डिवाइड करने वाले, तो एमसीक्यू कैसा हो जाएगा? इसमें से भी 6 मार्क्स के एमसीक्यू आ सकते हैं और इसमें से भी तुमको 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाएंगे। बेसिकली टोटल 120 का पेपर आएगा ना, तो इसमें से ये लोग क्या करने वाले हैं? अभी तक इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया क्या करने वाले। थियोरी के भी एमसीक्यूज आने वाले, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के भी एमसीक्यूज आने वाले, और एमसीक्यू तो कंपलसरी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको माइनस कर देते हैं, 70 मार्क्स की बात करते हैं। 70 मार्क्स कैसे आएगा? 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी आने वाले। एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? 14 मार्क का। 14 14 14 14 14। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कंपलसरी, कंपलसरी रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी सारे ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चंस रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे। ये 4 सब क्वेश्चंस कंपलसरी, ऑप्शनल 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 ऑप्शनल। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? मतलब टोटल 13 क्वेश्चंस हो गए ना प्रैक्टिकल के। इसका मतलब ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो तुम लोग एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है। 15 चैप्टर्स है, 13 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो एक भी चैप्टर छोड़ना पॉसिबल नहीं है, और तुम लोग छोड़ भी नहीं सकते। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर्स ईजी है, तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला कंपलसरी। एक भी छोड़ा तो मान लो तुम्हारे 4 से 5 मार्क वहां पे ही चले गए। क्या क्या? हाँ, मतलब देख, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ना, तो देखो सारे क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आना। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, 2 3 4 5 और 6 ऑप्शनल, तो 2 3 4 5 6 में से कोई भी 5 करेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हाफ रहेगा। एक सब क्वेश्चन हार्ड रहेगा, एक सब क्वेश्चन इजी रहेगा, ऐसा रहेगा। समझ रहे हो? और कितना टाइम मिलता है? 3 घंटा। तो 3 घंटे को अपन मैनेज करना भी सीखने वाला है। तुमको जो टेक्स्ट बुक दूंगा उसमें तुमको साइड में लिखना है कि ये क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए, मुझे कितना टाइम लगा, और एक चीज अपन हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखने वाले हैं कि क्या मिस्टेक हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और अगर ट्रिकी क्वेश्चन है तो स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन भी लिखने वाले हैं। तो 2 चीजें अपन लिखेंगे उसमें, पहला रहेगा मिस्टेक्स और सेकंड रहेगा स्टेप्स। स्टेप्स सारे क्वेश्चन में नहीं आने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टेप्स लिखेंगे, लेकिन मिस्टेक तुम्हारे जहां पे भी होते हैं वहां पे तुम लोग मिस्टेक लिख के आ जाओगे। क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले, 600 से भी ज्यादा। दिस इंक्लूड्स क्लास वर्क एज वेल एज होमवर्क। तुमको 2 अलग बुक्स मिलेंगे, एक मिलेगा क्लास वर्क और एक मिलेगा होमवर्क। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे वाले वो भी तुमको एक बार बोल देता हूं। एक समझो, एक टॉपिक है, एक टॉपिक के ऊपर समझो मान लो 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराऊंगा, तुम लोग देखोगे, उसके बाद तुम लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं कराऊंगा, तुम लोग देखोगे, फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। 1 और 2 मैं खुद से करूंगा, और 3 और 4 साथ में सॉल्व करना है, ठीक है? और जिसका जल्दी हो जाता है वो बीच में आवाज नहीं करेगा, ठीक है? मैं हर डे के स्टार्ट पे लिख दूंगा कि आज ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जिसका हो गया जल्दी वो आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारा बात, ठीक है? वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तुमको उसमें नहीं बोलूंगा, बट मैं क्लास के पेस पे चलने वाला हूं, तो तुमको अगर चाहिए तो तुम आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है इतना? पक्का? जाए अभी चैप्टर में, आई मीन सब्जेक्ट में। चलो, कॉस्ट, यस यस, सब कवर्ड। इसमें मैं बोल दूं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कवर्ड है। एक ओल्ड कोर्स में पीएम आया करता था, प्रैक्टिस मैनुअल, उसके सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। पास्ट एग्जाम के न्यू सिलेबस के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, मतलब 2018 ऑनवर्ड्स। आरटीपी और एमटीपी भी कवर्ड है, और आरटीपी एमटीपी के जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तुम्हारे टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये 600 से 700 क्वेश्चन में सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। मॉड्यूल, पीएम, एग्जाम, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी और एमटीपी। इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। इसके अलावा अगर तुमको चाहिए तो तुमको फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CWA इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा, बाकी इधर तो ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? और कुछ एक्सपेक्टेड है इसमें नचिकेत? इतना काफी है ना? तो चाहते हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ, और मेरे पास अभी तक मैंने प्रिंट लिया नहीं। हाँ, एमसीक्यू तो सबके आने वाले हैं, एमसीक्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं। एमसीक्यू के अलावा मैं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, पीएम के क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी। हाँ, नहीं साथ में करेंगे, मैं भी इधर करूंगा, तुम लोग भी करोगे उधर। अरे होमवर्क भी तो है ना तेरे को, सब कुछ बहुत करना है तुमको। होमवर्क बहुत ज्यादा देता हूं मैं। ये जो तुमको बोला बुक वो सिर्फ क्लास वर्क का बुक है, होमवर्क का अलग से 300 पेजेस का बुक बनाना है, और रोज के 5-6 क्वेश्चन होमवर्क रहने वाले, क्योंकि तुमको ऑडिट में होमवर्क नहीं है, ना ही तुमको एसएम में कुछ होमवर्क है। एफएम में थोड़ा बहुत होमवर्क रहेगा, तुमको दिन का 2 घंटे से ज्यादा 2 आवर्स प्लस हैज टू बी गिवन टू कॉस्टिंग होमवर्क में, ठीक है?
अभी ये बोल रहा है सर मैं तो 1 ही घंटा पढ़ता हूं घर जाके, 2 घंटे से ज्यादा दूंगा कैसे? हाँ हाँ हाँ, देखो दिन के तुमको 4 क्वेश्चंस करने, इतना मान के चलो, उतना तो कर सकते हो ना। 15 से 20 मिनट का एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन मतलब 2 घंटे में हो जाते हैं। आलोक फोन बंद करेगा तो होगा तेरा। हाँ बहुत लॉजिकल है, मजा आने वाला है तुमको। देखो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पूरे सीए इंटर का, कोई भी उठा लो। डीटी भी है इंटरेस्टिंग, लेकिन डीटी में थोड़ा सा लास्ट लास्ट में बच्चे थोड़ा ये हो जाते हैं कि ये क्या है, ये सब है ना। जीएसटी है इंटरेस्टिंग वैसे, पहले पहले 5 चैप्टर चलो, आईटीसी तक सब एकदम। एग्जामिशन नहीं है क्या? एग्जामिशन नहीं, ठीक है। नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डे 1 से लेके लास्ट डे तक वो खाली प्रैक्टिकल करना है, बीच में थियरी के 4 दिन आने वाले, उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और वो 4 दिन क्लास में आना है, छुट्टी नहीं मारनी कि थियरी सर हम करने ही नहीं वाले फिर क्यों आए, ऐसा नहीं। अच्छा करें स्टार्ट अभी। चैप्टर का नाम क्या है, सॉरी सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको पहले तोड़ देते हैं अपन। पहला पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। इधर मैं लिख देता हूं रिकॉर्ड्स। समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, ये तो तुमको आता है, चलो ठीक है। कॉस्ट क्या होता है? खर्चा। बेसिक कॉस्ट मतलब क्या? कितना खर्चा हुआ, बाकी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जेब से कितना पैसा गया दैट इज माय खर्चा, दैट इज माय खर्चा, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है? कॉस्ट। दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट अकाउंट। खर्चे के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इज योर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा फर्क नहीं, ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे ही चलता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करता है कैश एक्सपेंसेस पे। किस पे फोकस करता है? कैश। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। अच्छा नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन आ गया, मेन तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन का एग्जांपल ले लो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसको ज्यादा भाव नहीं देता है। वो किसको भाव देता है? कैश एक्सपेंसेस को। इसको कंसीडर करता है वो, प्रॉफिट निकालते टाइम पे नॉन कैश एक्सपेंस को थोड़ा बहुत भाव देता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम पे किसको भाव देगा वो? कैश एक्सपेंसेस। जहां पे पैसा गया वहां पे किसका रोल आया? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है उतना? तो अभी अपन वही सीखने वाले हैं कि खर्चे का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, खर्चे को सिस्टमैटिक फॉर्म में कैसे अकाउंट फॉर किया जाए, जिससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट का या फिर मेरे फाइनल सर्विस का खर्चा एक्यूरेट निकले। मेन काम क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? खर्चा एक्यूरेटली रिकॉर्ड होना चाहिए, ईयर एंड पे कोई भी खर्चा मिस आउट नहीं होना चाहिए। खर्चा मिस आउट होता है, तुम लोग तुम्हारा खुद का खर्चा कभी मेंटेन करते होगे? कौन नहीं करता है? क्या करो यार, एक कनक तू छोड़, तू मत करती, बाकी दिशा नहीं करती। तू कितने घर से कितने पैसे आते थे को? 4-1 हजार रुपए आते, 4-5 हजार। फिर वो खर्चा हुआ किधर वो कैसे मालूम पड़ेगा तेको? हाँ तो अभी से तो मेंटेन करना चालू करेगी। देखो अगर एक्यूरेटली खर्चा मेंटेन कर पाए तो फायदा क्या क्या होगा? कंट्रोल रख पाओगे, खर्चा कम कर पाओगे, अपना फालतू खर्चा अवॉइड कर पाओगे। बस यही सारे ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के। फालतू खर्चा अवॉइड करना, ढंग के चीजों पे खर्चा करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। क्लियर है? अच्छा सेकेंड पार्ट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यार ये क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? चलो तुमको पहले बोल देता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीए को 15 लाख से 20 लाख की सैलरी मिल जाती, फ्रेशर को। अभी सोच के बताओ क्या है? तुमको लालच दे दिया फिर तुम लोग बोलते हो हाँ सर अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? देखो मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है?
किसी चीज को मैनेज करना, अपन किसको मैनेज करने वाले? कंपनी को ना यार, तुम लोग आगे जाके कंपनी को मैनेज करोगे ना। कॉस्ट अकाउंटिंग तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें तुम लोग एक्चुअली सीखने वाले हो कि कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ पैसों की बात नहीं आती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बाकी सारी चीजों की भी बात आती है। जैसे कि मेरे एम्प्लॉयज खुश है क्या, मैं एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहा हूं, मेरे कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट से खुश है क्या, मेरे कस्टमर्स को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए क्या मुझसे, मेरे जो शेयर होल्डर्स है वो लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें किस में आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से मैनेज करना, दैट फॉल्स अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें सब कुछ आता है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, इसमें एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी आता है, इसमें कस्टमर अकाउंटिंग भी आता है, शेयर होल्डर अकाउंटिंग आता है, एम्प्लॉय अकाउंटिंग आता है, एक्सेट्रा। बेसिकली एक कंपनी को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए उन सब पे ध्यान देना, दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। समझ रहे? हाँ, यस, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम करता है। जो रौनक जैन आया था ना बीच में, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम करता है। उसको खाली फाइनेंशियल अकाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, उसको बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ती है कि कंपनी का CSR एक्सपेंडिचर बराबर हो रहा है क्या, किधर कंपनी ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, अगर उनको पोल्यूशन किया तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या रेमेडी लिया, कितने पेड़ प्लांट किए, कितने पौधे प्लांट किए, ये सब चीजें भी उनको देखनी पड़ती है। तो ये सब किस में कवर होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट CA इंटर लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग खाली नाम के लिए, एज सच इसमें कुछ सिखाया नहीं, ठीक है। तो CA इंटर पे अपने को किस पे फोकस है? खाली कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, SM क्या सिखाएगा कि मैनेज कैसे करना है बिजनेस को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाएगा कि जो मैनेज कर रहे हो उसको तुम लोग उसके लिए अकाउंटेबल कैसे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। SM में यूजुअली स्ट्रैटेजीज वगैरह सिखाते हैं, और स्ट्रैटेजी का आउटकम किधर अकाउंट फॉर होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझो तुमने एक स्ट्रैटेजी लगा दी, कोई स्ट्रैटेजी सीखी अब तक? अभी चालू होगा, ठीक है। एक है BCG मैट्रिक्स करके होता है एक स्ट्रैटेजी, सर सिखाएंगे तुमको। अगर तुम लोग BCG स्ट्रैटेजी लगाते हो तो उसका आउटकम क्या होगा, वो किधर अकाउंट फॉर होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझा? बोल। वही बोल रहा हूं, नाम के लिए तुमको खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका मेन फोकस किधर है? CA फाइनल। लेकिन CA फाइनल से भी कॉस्टिंग हट गया, तो ये किधर आ गया तुम्हारे? सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल, जो तुम लोग कब करोगे? आर्टिकलशिप के टाइम। CA फाइनल में जो अब तक सब्जेक्ट हुआ करता था उसका नाम था स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या नाम था? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उसमें 80% सब्जेक्ट थियोरी था, नाम के लिए कॉस्टिंग था, लेकिन 80% सब्जेक्ट क्या था? थियोरी। और उसमें क्या सिखाते थे? पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन लोगों ने उधर डाल के रखा था। जो भी तुम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ोगे दैट वाज एक्चुअली कवर्ड इन SCMPE, लेकिन वो पूरा हट गया है, अभी किस में आ गया? सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल। क्लियर है क्या? ओके। तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट क्या रहने वाला है? प्रैक्टिकल। करें बात थोड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की? ओके, अपने क्लास से चालू करते हैं, इम्पैक्ट। और इसमें ये वाला सब्जेक्ट लेता है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। ठीक है, चलो बात करें इसकी। चलो तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक डिस्कस कर लेते, फीस की बात कर ले। कितना ये सब्जेक्ट का फीस? 13। इंडिविजुअली लिया तो 13,000 फीस है इसका। कितने बच्चे? 50 ले ले एक बार, कितना होगा टोटल? इसका मतलब क्या कि नील सर कितना पैसा घर पे लेके जा रहे हैं? 6.5 लाख रुपए। ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है कि फीस उठाओ, बच्चों से मल्टीप्लाई करो, टोटल उससे क्या आ जाएगा तुम्हारा?
सेलिंग प्राइस। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे कॉस्टिंग तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 क्यों होगा, इसलिए एक सब्जेक्ट का ही लिया ना मैंने, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि ये क्लास चलाने के लिए मुझे क्या क्या खर्चा हो रहा है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, नोट्स, टाइम वगैरह बाद में आएंगे। टेस्ट पेपर्स लिख दे, टेस्ट पेपर्स, फर्नीचर लिख दो इधर, फर्नीचर असेट है तो फर्नीचर का डेप्री लिख दो इधर। फिर ये मेरे आईटी आइटम्स का डेप्री, आईटी डेप्री बोलो। और वाईफाई भी लग रहा है, वाटर भी लग रहा है, तुमको आईपीएल खिलाना पड़ रहा है। क्या 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 मन से खिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि खिलाना पड़ रहा है। मेड 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 क्या क्या, ट्रेजर एंड भी हुआ, मिसल बीच में होता रहता है। अरे वो बच्चों को लेके गए थे ना बीच में सर, नहीं है वो अन्ना इडली गए तुम लोग। हाँ ठीक है जो भी है। और कुछ आता है कॉस्ट में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं कर, जो मेरा जेब से खर्चा जा रहा है उसकी बात कर, ठीक है, वो तो होने वाला है, उसकी बात नहीं कर रहे। मेंटेनेंस चल ठीक है, रेंट में आ गया वो, रेंट पे मेंटेनेंस भी आ गया अपना। हाँ ठीक है, क्या बात है, मिसलेनियस बोल दिया, ठीक है। मिसलेनियस अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखो अभी एज अ प्रोफेसर, ठीक है, एज अ फैकल्टी, एज अ पार्टनर एट इम्पैक्ट, मेरे को बताओ मुझे इन सारे खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा ना, ताकि इन सब खर्चों का वैल्यू 6.5 लाख से कम हो। अगर ये 6.5 लाख के ऊपर चला गया तो मेरे लिए फिजिबल होगा क्या पढ़ाना? तो बेटर क्या होगा, घर पे बैठ के मैं टाइम पास कर लूं। 6.5 लाख रुपए मुझे आ रहे हैं, लेकिन मेरे जेब से अगर 6.5 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो क्या फायदा होगा मेरा पढ़ा के? कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो रहा है मेरा। तो वही कॉस्ट अकाउंटिंग तुमको सिखाता है कि जो भी तुमको बिजनेस में खर्चे होते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल का मतलब मैनेज करना, अपने हैसियत में रखना, है ना। वो है मराठी में सेइंग, क्या है वो, चादर बघून पाय पसरायचे। हाँ, चादर बघून पाय पसरायचे, क्या है उसका मतलब? चादर कितनी मेरी 6.5 लाख की, उससे ज्यादा खर्चे करूंगा तो कुछ फायदा होगा क्या मेरा? नहीं होगा ना। इसके साथ साथ मार्केटिंग एक्सपेंस भी आता है, मार्केटिंग एक्सपेंस। अरे हाँ ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह रन होते हैं, जो अपने इंस्टाग्राम के डिजाइन बनते हैं, वो सब भी आ गया ना इसमें। तो एज अ मैनेजर ऑफ इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी मुझे क्या देखना है कि मेरा जो खर्चा है वो एक्यूरेटली सबसे पहले रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो मुझे कंट्रोल करके किसके नीचे लाना है? 6.5 लाख रुपए के नीचे। तो पहला स्टेप क्या है? इन सारे खर्चों को ढंग से रिकॉर्ड करना, टैली में मंथली बैठ के एंट्रीज पास करना, या फिर एक बुक में सारे खर्चों को लिखना। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा? कॉस्ट रिकॉर्डिंग। कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉर्ड करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। इसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब चेक करना कि भाई कहां पे फालतू खर्चे हो रहे। कुछ खर्चों को हटा सकते हैं क्या अपन इधर से? हटा सकते हैं ना। 2-3 खर्चे अगर हटा दिए तो काम हो सकता है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर हटा देते, समझ रहा है क्या? तो यही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, बस इतना ही सिंपल। अडानी की बात कर। अडानी अडानी क्या करता है पता है तुमको? तुमको आज बोल देता हूं, एक सीएफओ क्या करता है, सीएफओ या फिर सीईओ। ये मान लो फ्लोर स्पेस
अडानी एंटरप्राइज का, इधर इतना बड़ा ऑफिस होगा अडानी का, और इधर सारे उसके टॉप मैनेजमेंट टीम बैठा रहेगा। टॉप मैनेजमेंट टीम को मंथली अडानी को रिपोर्ट करना होता है कि इस महीने में किधर कितना खर्चा हुआ। अडानी बैठ के कभी भी अकाउंट्स नहीं बनाएगा, उसका जो टॉप मैनेजमेंट टीम रहेगा ना, इनका काम ही ये रहता है। किसकी भी बात कर लो, इलोन मस्क की बात कर लो, सत्या नडेला की बात कर लो, या फिर सुंदर पिचाई की बात कर लो, ये लोग कुछ करते नहीं है। बिजनेस कैसे चलाना है इनको खाली टॉप लेवल पे देखना होता है। टॉप मैनेजमेंट टीम आएगा अडानी के पास, जितना भी खर्चा हुआ वो बताएगा अडानी को। अडानी बोलेगा ये खर्चा कम करो, इधर का बिजनेस बढ़ाओ, और इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अडानी भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कॉस्ट। हर एक बंदे को कॉस्ट अकाउंटिंग तो आना ही चाहिए। मान लो ये वाला बंदा पावर सेक्टर चलाता है, ये वाला बंदा नेचुरल गैस वाला सेक्टर चलाता है, ये वाला बंदा समझो थर्मल पावर प्लांट्स को देखता है, तो हर एक बंदे को अपना कॉस्ट रिपोर्ट करना रहेगा। किसको? अडानी को। और वो कॉस्ट रिपोर्ट कैसे करेगा? सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, और फिर जाके रिपोर्ट करेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फाइनेंशियल अकाउंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया चलता है, लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो किधर फर्क पड़ेगा? डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पे, और डायरेक्टली तुम्हारा सीईओ तुमको गाली देगा। समझ रहा है? इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ बिगर प्रिंसिपल देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तुम लोग ज्यादा रिलाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही करते हो, लेकिन प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंस? यस। बोल रहा है कुछ? क्लियर है क्या? चलो अभी थोड़े टाइप ऑफ कॉस्ट देख ले। टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। पहले मैं बोलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर मतलब मटेरियल हो सकता है, या फिर लेबर हो सकता है, या फिर अदर एक्सपेंस। अच्छा, मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल। एक प्रोडक्ट ले लेते अपन, ठीक है? क्या प्रोडक्ट लेने का अभी? कैलकुलेटर नहीं, कुछ बड़ा। अपन स्टार्टिंग में जी वैगन लिया था। अरे अच्छी नहीं है, फास्ट है। ये कार है, और ये कार बना रहा है इलॉन मस्क। नहीं रही है। कौन बना रही है? साइबर ट्रक कैसे दिखता है? अरे देख तो ढंग जैसे दिखेगा, बस इधर से थोड़ा ऐसा हो, ऐसा ऐसा कुछ तो भी हो, ठीक है? तो मेरे को बताओ, साइबर ट्रक बनाने के लिए इलॉन मस्क को बोला गया है, और इलॉन मस्क को सबसे पहले मटेरियल खरीदना है। क्या क्या मटेरियल खरीदेगा बनाने के लिए? स्टील। रबर क्यों खरीदेगा वो? टायर के लिए। ओके। ग्लास खरीदेगा, टूट गया था उसका ग्लास, लेकिन ठीक है। प्लास्टिक खरीदेगा वो, चलो ठीक है, इंटीरियर में किधर किधर प्लास्टिक लगा सकता है वो। कार्बन फाइबर, स्टील में लिख देता हूं इधर, कार्बन फाइबर से बनी है गाड़ी। बस बस बट अपने को एवेंजर्स के उसमें नहीं जाना अपने। अच्छा, बैटरी के लिए। ओके। लिथियम, लिथियम आयन बैटरी बनेगी। और क्या लगेगा? लेदर लगेगा, पेंट लगेगा, बस बस इतना काफी। इतने मटेरियल से तुम्हारा एक साइबर ट्रक बन सकता है। लेकिन ये मटेरियल क्या अपने आप जुड़ जाएगा क्या? जादू होगा? तो लेबर लगेगा ना। लेबर मतलब वर्क फोर्स। कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा एक मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको ये गाड़ी बनाते आती है। बट एक गाड़ी का डिजाइनर भी आएगा ना, जो डिजाइन करेगा गाड़ी को, डिजाइनर लिख देते हैं। अच्छा, डिजाइनर ने गाड़ी बनाई, इंजीनियर ने उसके अंदर पार्ट्स फिट कर दिया। अभी बाकी के सारे वर्कर्स भी आएंगे ना, जो सारे पुर्जे टाइट करेंगे, एक एक करके। वॉचमैन तो लास्ट में आएगा। गाड़ी चोरी ना हो जाए इसलिए अपन किसको रखेंगे? वॉचमैन देखभाल करेगा इसका। अकाउंटेंट भी तो चाहिए ना, अभी बात की अपन ने। सुपरवाइजर क्या करेगा? प्लांट को देखेगा, प्लांट में कुछ चोरी डकैती तो नहीं हो रही है, या आरएन जैसे लोगों को बाहर निकालेगा वो।
तेरा सैलरी काटेगा वो। और अदर एक्सपेंसेस क्या क्या लग सकते हैं? रेंट लग जाएगा, जो फैक्ट्री है वो जिस जमीन पे बसी हुई है उसका रेंट लग गया, इलेक्ट्रिसिटी लग गया, वाटर, फूड, डेप्री, R&D बोल दिया इसने, ये गाड़ी बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूजुअली वो इंजीनियर के एक्सपेंस में आ जाएगा। चल ठीक है, R&D भी डाल दिया अपन ने। समझ रहे क्या सारे एक्सपेंसेस? कॉपीराइट किस चीज का? चोरी थोड़ी कर रहा है वो तेरे जैसा, कॉपीराइट वगैरह नहीं। रॉयल्टी आ सकता है ना? रॉयल्टी कब आएगा? मान लो इसका इंजन बनाते नहीं आ रहा है, इंजन किससे खरीदा? मर्सिडीज से। अरे पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक से, मतलब वो इंजीनियर रहेगा, ठीक है चलो। इसका जो वो इलेक्ट्रिक वो जो बेल्ट रहता है वो इनको बनाते नहीं आ रहा है, तो वो कहां से खरीदा? मर्सिडीज से खरीद लिया, महिंद्रा नहीं, मर्सिडीज से खरीद लिया। तो मर्सिडीज को हर एक बेल्ट के पीछे, बेल्ट है ना, हाँ वही तो बोला मैं, हर एक मोटर के पीछे मर्सिडीज को रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है कि अगर हमने एक मोटर एक गाड़ी में डाला तो तुमको हम लोग 10 लाख रुपए की रॉयल्टी पे करेंगे। इंजन का भाव अलग और रॉयल्टी का भाव अलग, समझ रहे? तो एक साइबर ट्रक बनाने में मोटा मोटी ये सारे एक्सपेंसेस लग सकते। अभी इनको डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा वाला मटेरियल है, कौन सा वाला लेबर है और कौन सा वाला अदर है? देख के समझ जा रहे हैं? लेकिन अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है थियोरेटिकली तो कैसे करूंगा मटेरियल को डिफरेंशिएट? पहली बात जिस चीज को मैं छू सकता हूं दैट विल बी मटेरियल। तो मटेरियल क्या हो जाएगा? टेंजिबल। और लेबर तो इजी है, लेबर क्या हो जाएगा? बेसिकली मेरा वर्क फोर्स, सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये लोग। और इनको छोड़ दिया, इन दोनों को अगर छोड़ दिया तो क्या मिलता है? अदर एक्सपेंसेस। बेसिक सबसे पहला डिफरेंशिएशन समझ गया क्या? मटेरियल इज द टेंजिबल आइटम्स, लेबर इज द वर्क फोर्स, और इनको छोड़ के जो भी बचेगा दैट विल बी अदर एक्सपेंस। क्लियर है क्या? तो अपन ने कॉस्ट को नेचर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहला मटेरियल, सेकेंड वाला, थर्ड वाला अदर एक्सपेंस। Material expenses, labor expenses, other expenses. Material expenses are tangible. Labor expenses means the workforce, and other expenses मतलब material और labor को छोड़ के जो भी लगता है that is other expenses. इसको और भी split करें अभी थोड़ा, direct और indirect में split करने का ट्राई करते, कर ले ट्राई। मटेरियल इसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट, सेकंड आएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली गाड़ी पे चढ़ने वाला है, जिससे डायरेक्टली गाड़ी बनने वाली। ऐसा कौन सा एक्सपेंस है बताओ? स्टील, लेदर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पेंट, सब आ गया उसमें। तो ये सब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली गाड़ी पे चढ़ने वाला है, जिससे डायरेक्टली गाड़ी बनने वाली। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस क्या आ सकता है इसमें? वॉचमैन तो लेबर में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी अदर में आ रहा है। मान लो मेरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पेंसिल लगता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पेन लगता है, तो स्टेशनरी लिख दो उधर। स्टेशनरी टेंजिबल है क्या? छू सकता हूं इसको मैं, एक टाइप का मटेरियल हो गया, लेकिन इससे डायरेक्टली गाड़ी बनने वाली है क्या? तो ये किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर। मान लो फूड खरीदा मैंने मेरे एम्प्लॉइज के लिए, वो फूड से डायरेक्टली गाड़ी बनने वाली है क्या? लेकिन फूड तो टेंजिबल है ना, एक टाइप का मटेरियल है ना, तो फूड क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर। इक्विपमेंट, स्पेयर्स लिखो, स्पेयर्स, टूल्स,
ये सब किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस में। फर्नीचर भी आ जाएगा जिसमें यूज होता है, कंप्यूटर भी आ जाएगा उसमें, कंप्यूटर से डायरेक्टली गाड़ी तो नहीं बनती है। हाँ आ रहे उसमें, डेप्री की बात कर रहे हैं तो बेसिकली देखो मटेरियल मतलब इसमें फिक्स्ड एसेट्स यूजुअली नहीं आता। मटेरियल मतलब कौन से टाइप का हो गया? इन्वेंट्री। इससे डायरेक्टली गाड़ी बन सकती है या फिर डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा ये, समझा? जो तेरा फर्नीचर है या फिर जो ये लोग मशीन्स की बात कर रहे हैं उसका डेप्री किधर आएगा? अदर एक्सपेंस। ये जो अदर एक्सपेंस है ना इसमें क्या आ जाएगा? और एक अपन लिखा है वो डेप्री, डेप्री उधर आ जाएगा। क्या क्या? आ रहा हूं 1 मिनट उसमें आ रहा हूं। हाँ जो एक्स्ट्रा वगैरह स्पेयर्स वगैरह में पड़े रहते हैं उसकी बात कर रहा हूं, समझा क्या? अभी लेबर के साथ ट्राई करते हैं ये चीज करने का। लेबर को बांटते हैं डायरेक्ट लेबर में और इनडायरेक्ट लेबर में। डायरेक्ट लेबर मतलब ऐसा कौन सा लेबर है जिससे डायरेक्टली गाड़ी बन जाती है? इंजीनियर आ जाएगा, सुपरवाइजर के ऊपर बाद में आते, डिजाइनर आएगा, वर्कर्स आ जाएंगे, ये लोग डायरेक्टली गाड़ी बनाते हैं। सुपरवाइजर डायरेक्टली गाड़ी बनाता है क्या? क्या करता है वो? चेक करता है सब लोग ढंग से काम कर रहे हैं क्या, तो वो किधर आ जाएगा? इनडायरेक्ट। वॉचमैन आ गया, अकाउंटेंट आ गया, सब लोग आ गए उसमें। जो लोग डायरेक्टली गाड़ी बनाने में हेल्प नहीं कर रहे, जो लोग सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब लोग किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला क्या था? मटेरियल। मटेरियल में दो पार्ट थे, फर्स्ट वाज डायरेक्ट, सेकंड वाज इनडायरेक्ट। लेबर में भी दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और बचता क्या है? अदर एक्सपेंसेस। इसमें भी दो पार्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में कौन सा रहेगा? रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब मर्सिडीज से मोटर लिया तो हर एक गाड़ी के पीछे मर्सिडीज को रॉयल्टी देना पड़ रहा था, तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर। और बाकी से मेरा रेंट वगैरह है वो सब किधर आएगा? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर। रेंट आ जाएगा, डेप्री आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, पावर आ जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस। मैं इंटरेस्ट की बात अभी नहीं करूंगा, इसमें इंटरेस्ट भी इधर ही आने वाला है इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंडिचर में। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंटिंग इग्नोर करता है, फाइनेंस कॉस्ट का किधर भी जिक्र नहीं किया, तो देखो इंटरेस्ट किधर भी नहीं आने वाला, बट वो किधर आएगा? इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस में ही आएगा। yes. और अगर तूने कार स्पेसिफिक लोन लिया है, मान लो तूने जनरल लोन लिया है तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर तूने कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक लोन लिया है तो मैं उसको इधर भी डाल सकता हूं। यस। एक मिनट बोलो क्यों? इलेक्ट्रिसिटी से तो मेरा पूरा प्लांट पावर हो रहा है ना। अगर मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मान ले मैंने एक पावर स्टेशन डाला है ओनली टू पावर दैट कार, तो फिर उसको मैं डायरेक्ट में डाल सकता हूं। ये कौन सा है? जनरली पूरे फैक्ट्री का, पूरे ऑफिस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी। बोलो। आरएनडी चेक करना पड़ेगा, आरएनडी का नेचर क्या है। आरएनडी ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं होता है। आरएनडी भी मैं किसको पे करता हूं? इंजीनियर को ही पे करता हूं ना, डिजाइनर को ही पे करता हूं, साइंटिस्ट को पे करता हूं। तो साइंटिस्ट भी किधर आने वाला है? इधर में आने वाला है ना। मान ले आरएनडी में खर्चा हो गया स्टेशनरी का, तो किधर आ गया वो? इनडायरेक्ट मटेरियल में। लेकिन आरएनडी में स्टील खरीदना पड़ा तो किधर आ जाएगा वो? डायरेक्ट मटेरियल में। आरएनडी ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं होता है, आरएनडी में जाके देखना पड़ेगा कि वो खर्चा किया किसके ऊपर। हाँ नहीं फूड को इधर मत डालो, फूड अदर, क्योंकि फूड मटेरियल टेंजिबल होगा ना, उसको मिल नहीं सकता। वाटर वगैरह भी इधर आ जाए, देखो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी अगर मैं उसको एज सच मटेरियल अगर क्लासीफाई कर रहा हूं तो इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल देना, अगर उसको मैं अदर एक्सपेंसेस में क्लासीफाई कर रहा हूं तो इधर डाल देना उसको। बेसिकली तेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है अगर, तो मटेरियल के साइड पे ले लेना, अगर पीएनएल में आ रहा है तो नीचे डाल देना। हाँ वो भी डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में आ जाएगा इधर ना, फिक्स्ड अमाउंट। बोल क्या लिया है? ओके हाँ 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 हाँ
हाँ एक्सपेंस में आएगा ना वो, लेकिन बेसिकली उसको भी देखो स्प्लिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट भी होता है ना उसमें, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें इतना रेलेवेंट नहीं हो जाए। बराबर। हाँ लेकिन एक बात एक समझ, कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट किधर भी कैलकुलेट नहीं होता, जो भी तेरा खर्चा है अपफ्रंट लेना पड़ेगा तेको, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह करके नहीं लेना होता है उसमें, टोटल खर्चा डायरेक्टली डाल देना पड़ेगा तेको, बट उसमें बाद में आएंगे, अभी उसमें कंफ्यूज मत करो उसको। बोल। एडवर्टाइजमेंट इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट है तो डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल मर्सिडीज का अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। मतलब अगर समझो मर्सिडीज के सारे कार्स का एडवर्टाइजमेंट किया तो इधर डाल देना उसको इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस में, और अगर खाली जी वैगन का अगर एडवर्टाइजमेंट किया तो उसको डाल देना इधर। नहीं नहीं आउटसोर्स क्या चीज के लिए कर रहा है? बराबर, तो टायर तो डायरेक्ट खरीद लिया मतलब बेसिकली इधर ही आ जाएगा वो डायरेक्ट मटेरियल में। हाँ चलेगा ना, मतलब फिर देखना पड़ेगा ना कौन से व्हीकल के लिए हो रहा है या फिर स्पेसिफिक पूरे ब्रांड के लिए हो रहा है। क्या 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 वापस डायरेक्ट में आ जाएगा, बट अगर आउटसोर्स किया तो यूजुअली अपन इसको इधर भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में भी आ सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली पेंट करके तेको दे रहा है ना, तो इट विल बी डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंस है तो डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। हाँ तो डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में डाल देना उसको, तो किधर आएगा? टेंजिबल तो नहीं होता ना इलेक्ट्रिसिटी, वैसे भी मटेरियल में नहीं आने वाला है वो, डायरेक्ट में बोला ना वो, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। समझा क्या कैसे बांटना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डायरेक्टली अगर गाड़ी बन रही है तो डायरेक्ट, अगर सेकेंडरी सपोर्ट का रोल प्रोवाइड किया जा रहा है तो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट। क्लियर है क्या? पक्का? लिखना है इसको कि कल लिखना है? ऑप्शन दिया तो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट ही करना होता है तुम, समझा क्या? तो तुम्हारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो किसकी बात करेगा? मटेरियल कॉस्ट की बात करेगा। चैप्टर नंबर 3 किसकी बात करेगा? चैप्टर 4 नहीं है, चैप्टर 4 बात करेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसकी बात करेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंबाइंड तरीके से क्या बोलते हैं? तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओवरहेड्स, which is indirect material expense, indirect labor expense and indirect other expense। जो direct other expense है ना, इसके ऊपर ऐसा कोई चैप्टर नहीं, क्योंकि बहुत इजी है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, कितना रॉयल्टी पे किया, कितना मैंने इंटरेस्ट पे किया, कितना तेरा वो फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया, उसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं, डायरेक्टली अमाउंट मालूम पड़ जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल चैप्टर नहीं। चैप्टर 2 रहेगा मटेरियल के ऊपर, चैप्टर 3 रहेगा लेबर कॉस्ट के ऊपर, और चैप्टर 4 एंड 5 रहेगा ओवरहेड्स के ऊपर। समझा है परवानी? पक्का समझा ना? क्लियर आएगा? क्या होता है ओवरहेड्स, वापस एक बार बताओ जरा। सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का निक नेम क्या होगा? ओवरहेड्स। दिस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस, सब मिलके बन जाएंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? बड़े आगे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा? एक तो अपन ने कैलकुलेटर चलाना सीख लिया, और दूसरा अपन ने सीख लिया कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, अदर कॉस्ट क्या होता है। फिर मटेरियल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीख लिया, लेबर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीख लिया, अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीख लिया। अभी जरा फिक्स्ड कॉस्ट देख ले क्या होता है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट, इसमें फर्स्ट आता है फिक्स्ड और सेकेंड आता है वेरिएबल। फिक्स्ड सुन के क्या लगता है क्या होगा ये? प्रोडक्शन करो कि मत करो ये कॉस्ट लगने वाली है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी चेंज नहीं होगा।
ज्यादा प्रोडक्शन किया तो भी उतना ही लगेगा, कम किया तो भी उतना ही लगेगा। बेसिकली टाइम कॉस्ट बोल सकते हैं इसको। प्रोडक्शन करो मत करो फर्क नहीं पड़ता है, अगर टाइम पास होता है तो ये कॉस्ट लगने ही वाला है। एग्जांपल ले ले, रेंट। रेंट मंथली होता है, मतलब एक महीना खत्म हुआ कि रेंट पे करो। तुमने उस महीने में प्रोडक्शन किया कि नहीं किया, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे? टाइम कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज बी टर्म्ड एज टाइम कॉस्ट। टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर पास होता है तो ये खर्चा लगने ही वाला है। प्रोडक्शन से फर्क नहीं पड़ता। प्रोड्यूस करो मत करो, कम करो ज्यादा करो, फर्क नहीं पड़ता है, ये खर्चा हमेशा लगने ही वाला है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जितना ज्यादा प्रोड्यूस किया उतना ज्यादा कॉस्ट। तो इसको मैं बोल दूं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट कम होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? रॉ मटेरियल लिख दे पहले सबसे, लेबर के ऊपर एक 2 मिनट बाद बात करते हैं। रॉ मटेरियल तो एकदम क्लासिक एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट। अगर एक गाड़ी बनाया तो 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है मान लो, 2 गाड़ी बनाया तो कितना लगेगा? 2 किलो। 3 गाड़ी बनाया तो, और अगर एक भी गाड़ी नहीं बनाया तो 0 किलो लगेगा। बात खत्म हो गई। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा कॉस्ट, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम कॉस्ट। ठीक है, अभी लेबर का क्या होता है? लेबर को 2 टाइप से पैसे मिलते हैं। एक होता है फिक्स्ड, मतलब देखो मंथली सैलरी मिल जाएगी तो वो किधर आ जाएगा? फिक्स्ड में आ जाएगा। लेकिन अगर पर कार तेरे को पैसा मिलता है तो किधर आ जाएगा वो? तो इसको मैं लिख दूं वेजेस, वेजेस पर प्रोडक्ट, ऐसे लिख दो, जो भी है वो तो पर प्रोडक्ट रहेगा या फिर पर आवर रहेगा, जो भी हो। ठीक है, तो अगर वो वेरी करता है विद प्रोडक्शन देन इट विल ऑलवेज बी टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। और अगर कॉस्ट फिक्स्ड है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड देन इट विल ऑलवेज बी नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। समझाएगा? चेक कर ले एक बार थोड़ा, कौन से फिक्स्ड और कौन से वेरिएबल। फिक्स, वो भी फिक्स्ड में ही आ जाएगा क्योंकि टाइम कॉस्ट है ना, 1 घंटे का कॉस्ट मिल रहा है। अगर 1 यूनिट का तेरे को कॉस्ट मिलता देन इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगर एक टाइम पीरियड का मिल रहा है देन इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड कॉस्ट। इट कैन बी 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, जो भी है। बराबर। कर ले एक बार चेक। मान लो मेरे पास 2 साल है, एक है 2023 और एक है 2024। सबसे पहला कॉस्ट नंबर ए, 2023 में लग गया मान लो 1 लाख रुपए का। जब मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 1000, 2024 में लग गया वापस 1 लाख का, लेकिन मेरे यूनिट्स हो गए थे 2000। ये कौन से टाइप का कॉस्ट कहलाया जाएगा? 2023 में लग रहा था 1 लाख, 2024 में लग रहा था 1 लाख। यूनिट्स बढ़ गए लेकिन कॉस्ट क्या है? सेम। तो ये क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट बी की बात करते हैं। कॉस्ट बी मुझे 2023 में लगा 50,000 का जब मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, और 2024 में ये हो गया 1,50,000 जब मैंने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। ये कौन से टाइप का कॉस्ट है? यूनिट्स बढ़ गए तो कॉस्ट भी बढ़ गया। यूनिट्स कितने से बढ़ गए? 3 टाइम्स हो गया, मतलब तो कॉस्ट भी कितना हो गया? 3 टाइम्स। यूनिट्स 2000 से बढ़ गए तो सेम प्रपोर्शन में कॉस्ट भी कितना बढ़ गया? 3 टाइम्स हो गया, मतलब 1:3 से 1:2 से बढ़ गया। हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो अभी अपन इधर क्या अजम्पशन ले रहे हैं, देखो यूजुअली क्या होता है, रेंट भी ईयर ऑन ईयर तो बढ़ता ही है ना, बट तो भी वो वेरिएबल नहीं होगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा। खाली वो एक्सटर्नल एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रेंट बढ़ गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज हमेशा याद रखना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को अपन क्या करने वाले हैं? इग्नोर। जो रेंट में 5% का 10% का इंक्रीमेंट आता है वो मैं क्या कर रहा हूं? इग्नोर। कॉस्ट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन यूनिट्स। यूनिट्स बढ़ा और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ा देन इट विल ऑलवेज बी वेरिएबल। लेकिन यूनिट्स बढ़े और कॉस्ट नहीं बढ़ा, या फिर यूनिट्स कम हुए और कॉस्ट कम नहीं हुआ,
देन इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। बाकी एक्सटर्नल चीजों की वजह से जो भी ऊपर नीचे आएगा वो तो हमेशा क्या करेगा, इग्नोर, वो पूरा का पूरा इग्नोर करना है, ठीक है। केस नंबर सी, मान लो पहले कॉस्ट लग रहा था 50,000 जब मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, बाद में जाके कॉस्ट हो गया 1 लाख और तब मैंने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की। कौन सा टाइप का ये, वेरिएबल। तो तुम लोग जरा एक बार देख के बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है कि अलग होता है? एक बार चेक कर लो, डिवाइड करो, पर यूनिट कितना होगा, 5 की 50, 50 होगा, और इधर इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट टोटल लेवल पे सेम होता है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेवल पे सेम होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम इन टोटलिटी, या फिर टोटल लेवल पे कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। और वेरिएबल कॉस्ट इज सेम पर यूनिट। या फिर उल्टा बोल सकते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन टोटल लेवल। समझ गया? सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखना, अगर टोटलिटी लेवल पे कॉस्ट सेम है तो वो कौन सा कॉस्ट कहलाया जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो वो कौन सा कॉस्ट कहलाया जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। यस, उस पर आ रहा हूं अपन उसके लिए अलग से बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं वो सारी चीजें वही बोल रहा हूं कि इग्नोर कर रहा हूं। मेरे पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है, उतने कैपेसिटी में मैं अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकता हूं, ठीक है। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है कि कैपेसिटी कम हो गई या फिर मेरे को और नई मशीन खरीदनी पड़ने वाली है, वो सब चीजें फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा हूं। यस, अज्यूम मतलब नहीं, एक मिनट, उस पर आता हूं मैं, तेरे डाउट पे वापस आऊंगा, ठीक है। समझ गया क्या? तो फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है, टोटल लेवल पे सेम, और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि वो टोटल पे भी सेम नहीं है और पर यूनिट पे भी सेम नहीं है? हो सकता है ऐसा, चेक कर लेते हैं। कॉस्ट डी 50,000 लगा फॉर 1000 यूनिट्स एंड 1 लाख रुपए लगा फॉर 3000 यूनिट्स। टोटलिटी लेवल पे सेम है क्या? टोटल लेवल पे तो बढ़ गया है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट हो सकता है क्या? नहीं। अभी पर यूनिट चेक कर लो, पहले डिवाइड करो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आता है? फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 3000 कर दो, कितना? तो ये तो पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल लेवल पे भी सेम नहीं है, तो ना ही ये फिक्स कॉस्ट है ना ही ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट को हमेशा क्या बोलना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज नीदर अ फिक्स कॉस्ट नॉर अ वेरिएबल कॉस्ट, इसको हमेशा क्या बोलना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझा? तो 3 टाइप के कॉस्ट अपन ने देख लिए। सबसे पहला फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि टोटल लेवल पे सेम रहता है, जो कि एग्जांपल नंबर 1 था, टोटल लेवल पे कितना लग रहा था, 1 लाख। फिर अपन ने देखा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट रहता है जो पर यूनिट लेवल पे हमेशा सेम रहता है, टोटल लेवल पे ये चेंज हो सकता है। और इन दोनों के बीच में का एक कॉस्ट आता है जिसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल लेवल पे भी सेम नहीं होता है और पर यूनिट लेवल पे भी ये सेम नहीं होता। समझाए क्या? दुनिया में खाली ये 3 तरह के कॉस्ट ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला है वेरिएबल, सेकंड है फिक्स्ड और थर्ड है सेमी वेरिएबल। क्लियर है क्या? लेकिन सेमी वेरिएबल भी ना खुद से कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सेमी वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। समझाएगा? इन रियलिटी 2 ही टाइप के कॉस्ट, एक है फिक्स्ड और एक है
वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या है पता है क्या? फिक्स्ड और वेरिएबल को उठा के कंबाइन कर दिया। तो क्या तुम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हो क्या? वापस ट्राई करें इसको स्प्लिट करने का। मान लो ये कॉस्ट जो डी है मेरा, कितना लग गया मेरे को? 1000 यूनिट्स के लिए कितना लग गया? 50,000। और 3000 यूनिट्स के लिए कितना लग गया? 1 लाख लग गया। मान लो ये जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये कॉम्बिनेशन है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। तो तुम लोग जरा सोच के बताओ, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है? 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने यूनिट्स की वजह से? 2000 यूनिट्स की वजह से। 2000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए? 50,000। एक क्वेश्चन, क्या कभी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ सकता है क्या? क्या फिक्स्ड कॉस्ट कभी गिर सकता है क्या? क्या कभी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकता है? क्या कभी वेरिएबल कॉस्ट गिर सकता है? कितना कॉस्ट बढ़ा है? तो क्या ये वेरिएबल है कि क्या ये फिक्स्ड है? ये जो बढ़ा है 50,000, ये तो वेरिएबल कॉस्ट होगा ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी बढ़ ही नहीं सकता है। मान लो पहले वेरिएबल कॉस्ट था x, ये बढ़ के कितना हो गया? x प्लस 50,000 हो गया। ये जो चेंज आया, क्या ये चेंज कभी फिक्स्ड कॉस्ट में आ सकता है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा x से बन के x ही रहता है। वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ के कितना हो जाएगा? x टू x प्लस 50,000। तो ये जो इंक्रीमेंट आया, इस कॉस्ट का नेचर क्या है? इतना क्लियर है क्या सबको? इधर लिख देता हूं मैं। क्यों? कैसे होगा? अरे वही तो बोल रहा हूं, वो इग्नोर करो तुम लोग। रेंट वगैरह नहीं बढ़ाना है अभी, अभी तो स्टार्ट किया ना, जरा वो बाद में आएंगे उसके ऊपर। हाँ, स्लैब वाइज, स्लैब को भी फिलहाल के लिए इग्नोर करो, अभी स्टार्ट किया है, इजी थोड़ा। अभी मैं स्लैब्स को इग्नोर कर रहा हूं, ये एक्सटर्नल जो तेरा इंक्रीमेंट हो रहा है रेंट का, उसको भी इग्नोर कर रहा हूं। अभी जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन कॉस्ट कितना है? इतना क्लियर है? इसका नेचर क्या बताओ? वेरिएबल है ना दिवेश? जो भी चीजों की वजह से इंक्रीज हो सकता है वो सब इग्नोर कर। यहां पे खाली एक ही चीज है, और वो क्या है? प्रोडक्शन। क्या तेरा फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से इंक्रीज होगा? नहीं होगा ना, तो फिलहाल इग्नोर कर। जो भी तेरे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें उन सबको इग्नोर कर, खाली प्रोडक्शन पे फोकस कर। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो मेरा कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुआ? 50,000 से। और तुम लोगों ने मेरे को बोला कि इसका नेचर क्या है? क्यों वेरिएबल नेचर है? क्योंकि बढ़ गया ये, फिक्स कॉस्ट कभी भी नहीं बढ़ता है। अच्छा, यूनिट्स कितने से बढ़े? कितने से? तो दिवेश जरा मेरे को बता, जो 50,000 का इंक्रीज हुआ है, ये कितने यूनिट्स की वजह से इंक्रीज हुआ? 2000 यूनिट्स की वजह से। तो पर यूनिट इंक्रीज कितना है? पर यूनिट इंक्रीज कितना है? बेसिकली जब मेरे एक्स्ट्रा 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा? 50,000। और एक्स्ट्रा पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा? 25 रुपए। तो ये जो मेरे 2000 यूनिट्स है, इनका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा पर यूनिट? 25 रुपए ही होगा ना। लॉजिकली सोचो, टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट कितना है? 50,000। इसका नेचर क्या है? वेरिएबल। और कितने यूनिट्स बढ़ गए? 2000। 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉस्ट कितने से बढ़ा? 25। एक ग्राफ बनाते हैं। हाँ, एक मिनट, ये सेमी वेरिएबल तो है, सेमी वेरिएबल ही है। अपन इसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, इसको वेरिएबल और फिक्स्ड में अपन ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया? 25। अभी जो ये पर यूनिट 25 रुपया है, इसका नेचर क्या होगा? वेरिएबल ही होगा ना। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल है तो मेरे को बताओ, ये जो 1000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए थे, इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 25,000 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज होता है क्या?
कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मान लो वो 2000 का हो कि 1000 का हो कि 1 का हो, पर यूनिट हमेशा कितना रहेगा? सेम ही तो रहेगा। तो ये जो मेरे स्टार्टिंग के 1000 यूनिट्स थे, इनका वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट? 25। बाद के जो 3000 यूनिट्स है, इनका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 25। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? पहले केस में 25,000, सेकेंड केस में 75,000। पहले केस में टोटल कॉस्ट कितना था? तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा जरा बताओ? 50 माइनस 25 कितना बचेगा? और सेकेंड केस में टोटल कॉस्ट कितना था? 1 लाख। 1 लाख में से 75 माइनस कर दो, कितना बचेगा? अभी सेटिस्फाई हो गया क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 25 25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 25 25 और टोटल 25,000 एंड 75,000। इसका रीजन यही है कि जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट आता है ना, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अभी मेरे को पता है कि इंक्रीज इन कॉस्ट कितना है और इंक्रीज इन यूनिट कितना है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं क्या? पर यूनिट इंक्रीज। पर यूनिट इंक्रीज कितना हो गया? 25 रुपया। टोटल इंक्रीज का नेचर था वेरिएबल, तो पर यूनिट का नेचर क्या होगा? वेरिएबल। टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ उस कॉस्ट का नेचर क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। तो जो पर यूनिट 25 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, इसका नेचर भी क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो बेसिकली पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 25 रुपीज। और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं। समझाएगा क्या? क्या? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइंड ही ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल, एक रिमोट लिया 50 रुपए, 2 रिमोट लिया 100 रुपए, 3 रिमोट लिया 150 रुपए। पर रिमोट कॉस्ट कोटेड ही ऐसा होता है कि एक यूनिट के बेसिस पे उसको कोट किया जाता है। एक रिमोट का कॉस्ट कितना है? 50। वैसे ही अपने केस में 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 25। इसका कोटेशन ही पर यूनिट होता है। हाँ एग्जैक्टली। ये तेरे को ईयर एंड पे मालूम पड़ा कॉस्ट कितना था, लेकिन डे 1 पे कॉस्ट कितना है मैनेजमेंट को मालूम है? 25 रुपए। समझा? अपने को खाली रिवर्स कैलकुलेशन करके वही निकालना है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 25 और फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 25,000। डे 1 पे मालूम रहता है ये 25 रुपया 25 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो रिवर्स कैलकुलेट करके मैंने वो निकाला। हाँ, वो फिर वेरिएबल रहता है। एक ग्राफ बना ले तेरे लिए, चले ग्राफ बनाते। अब मेरे को बताओ, एक ग्राफ बना ले। अगर मैं इधर नीचे यूनिट्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, यूनिट्स और कॉस्ट। जरा ये ऊपर का टेबल देखो और मेरे को बताओ 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे मेरा कॉस्ट कितना रहेगा? 25,000 तो लगने वाला है। इधर मान ले 25,000। उसके बाद 1000 यूनिट्स पे कॉस्ट कितना हो गया? 50 हो गया ना? इधर आ गया वो। और 3000 यूनिट्स पे 1 लाख हो गया, इधर आ गया। अब जरा मेरे को बताओ 0 यूनिट्स पे भी जो कॉस्ट लग रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? फिक्स कॉस्ट बोलूंगा इसको मैं। 0 यूनिट्स पे भी उसका अमाउंट कितना रहेगा? 25। 1000 पे भी उसका अमाउंट कितना रहेगा? 25। 3000 पे भी उसका अमाउंट कितना रहेगा? 25। और ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 0। उसके बाद ये मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन है, ठीक है। ये तो मेरा टोटल कॉस्ट था ना। टोटल कॉस्ट पहले केस पे कितना आया था? 50,000। और सेकंड केस में कितना आया था? 1 लाख। ये मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन। अब तुम लोग बताओ 0 कॉस्ट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 0 यूनिट्स पे 0, मतलब स्टार्ट इधर से होगा। 1000 पे कितना हो जाएगा? 25,000, मतलब इधर आ जाएगा। और 3000 पे 75 ना, तो इधर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा लाइन है? वेरिएबल कॉस्ट का। और वेरिएबल कॉस्ट
प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। समझा क्या? फिक्स कॉस्ट स्टार्ट यहां से हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, और टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो खाली वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर ग्राफिकली समझा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात। समझा इकोनॉमिक्स? बराबर 2000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। 25,000 इंटू, और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, तो टोटल कितना हो जाएगा 75। तो वो किधर इधर मीट करेगा, मतलब बेसिकली इसके अज्यूम कर ले इस लाइन में वो इधर आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इतना ही होगा, तेरा फिक्स कॉस्ट इधर आएगा और तेरा वेरिएबल कॉस्ट इधर आएगा 50,000। हाँ नहीं, टोटल कॉस्ट का तो लाइन यही रहने वाला है ना। टोटल कॉस्ट का लाइन क्यों चेंज होगा? कितने यूनिट्स की बात कर रहे हैं बता? 2000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा और फिक्स कॉस्ट 75, फिक्स कॉस्ट 25,000, टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट 75, मतलब इधर इंटरसेक्ट होगा ना। हाँ मतलब वही, लेकिन ये लाइन पे रहेगा, वो लाइन चेंज नहीं होगा तेरा, लाइन वही रहने वाला। वेरिएबल कॉस्ट 50 आएगा, फिक्स कॉस्ट 25, 50 प्लस 25 75, ऐसे टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, अपन उसकी बात नहीं कर रहे, वो सब इको वाले सारे ग्राफ्स अलग थे, उसकी बात नहीं कर रहे, ये सब स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स नहीं काम करे। इस पे कॉस्टिंग में वो सब काम नहीं करने वाला कि तुम्हारा कॉस्ट आगे जाके कम हो रहा है, वो सब कर्वेचर वगैरह इसमें नहीं आने वाला। इसमें सारे ग्राफ्स कैसे स्ट्रेट लाइन, हाँ हाँ बराबर, बट इसमें वो सब, इसमें एवरेज कॉस्ट हमेशा सेम। क्लियर है क्या पीछे नचिकेत? चलो एक एग्जांपल देता हूं, इसको सॉल्व करके देखो। एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, यूनिट्स कॉस्ट ईयर 1 ईयर 2। ईयर 1 में यूनिट्स थे 50, ईयर 2 में यूनिट्स हो गए 100, मान ले, नहीं 200 कर दो। हाँ उसमें देखो डिस्काउंट मिल रहा था ना। ईयर 1 में कॉस्ट था 20,000, जो कि बढ़ के हो गया 50,000। पहले चेक कर लो क्या ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड है क्या? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? पर यूनिट चेक करो, ऊपर वाले में पर यूनिट कितना है 40, और नीचे वाले में 250। ओके नहीं 2, हाँ ऊपर 400 होगा वही। तो ये ना ही ये फिक्स कॉस्ट है ना ही ये वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कौन सा टाइप का कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब तुमको मुझे रिवर्स कैलकुलेट करके बताना है कि फिक्स्ड पोर्शन कितना और टोटल वेरिएबल पोर्शन कितना। पहले बताओ चेंज इन कॉस्ट कितना होगा, 30,000 का। फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 150 यूनिट्स बढ़ गए तो कॉस्ट कितने से बढ़ गया, पर यूनिट 200 से बढ़ गया। और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कभी चेंज हो सकता है क्या? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 इंटू 200 कितना हो जाएगा, कितना? और नीचे 200 इंटू 200 कितना हो जाएगा? तो फिक्स कॉस्ट कितना बचेगा 10, और समझा है क्या? श्योर? अभी वो नेगेटिव के साथ है वो देखते हैं, ठीक है? हाँ रियल लाइफ में मालूम रहेगा, इनवॉइस वगैरह रहेगा ना तेरे पास, रियल लाइफ में मालूम रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है, टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, तुमको उसको स्प्लिट करना रहेगा इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एमसीक्यू आने की वजह से ये वाला कंसेप्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट। कल इसको लिखेंगे अपन बुक में, जब कल सब बुक लाएंगे तब। अच्छा ये वाला देखो, यूनिट देखो 50 से बढ़ के हो गए 200, और कॉस्ट 20,000 से बढ़ के हो गया 1 लाख। हाँ ये वाला चेक कर नचिकेत, 50 से 200 बढ़ गए और कॉस्ट हो गया 20,000 से 1 लाख। चेक करो चेक करो चेक करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है।
इसमें नेगेटिव आ रहा है क्या कुछ? नेगेटिव आ रहा है? हाँ, क्योंकि तेरे यूनिट जितने से बढ़े ना, कॉस्ट उससे ज्यादा से बढ़ गया। यूनिट्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ? मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं 3 टाइम्स, बट ये कितने से बढ़ गया? 4 टाइम्स हो गया। मतलब बेसिकली ये इंटू 4 हो गया और ये इंटू 5 हो गया। तो इसलिए तुम्हारा एक आंसर नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा? डिस्काउंट। तो अपन इसकी बात नहीं कर रहे, इसको 2 मिनट जरा होल्ड पे डालो, इग्नोर। एक अपन नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। यूनिट्स पहले थे 1000, बढ़ के हो गए 5000। कॉस्ट पहले था 15000, ये बढ़ के हो गया 60000। ये है ईयर 1, ये है ईयर 2। चेक कर लो पहले, फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? नहीं है। वेरिएबल है क्या? पर यूनिट कितना होगा? 15 रुपया, और इसका 12 रुपया। मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल को हर टाइम तुम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में स्प्लिट कर सकते। फिक्स्ड वाला 11250, वेट्स देके कैसे करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वेट्स तभी काम करेगा जब लीनियर इंक्रीमेंट होगा। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन होता तो वेट्स देके बहुत इजीली हो जाता है, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो वेट्स से जरूरत नहीं होगा। है क्या? वही बोल रहा हूं ना, वेट्स का कुछ काम ही नहीं होगा इसमें, वेट से नहीं होगा ये। अच्छा मेरे को बता दिवेश, अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, तो क्या फॉर्मूला होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का चेंज इन, अच्छा ट्रायंगल का मतलब क्या है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय, समझा है क्या फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है क्या? हमेशा याद रखना, जितना भी कॉस्ट बढ़ा, दैट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द वेरिएबल नेचर ऑफ द कॉस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। समझा आपको? किसी को भी, एक भी इंसान को डाउट है इसमें? एक बार डिक्रीज करते, यूनिट्स पहले थे 4000 जो कि डिक्रीज होके हो गए 2000। पहले कॉस्ट लग रहा था मान लो 40,000 जो कि कम होके हो गया 30,000। चेक कर ले इसमें जरा, करो एक बार चेक। चेंज इन कॉस्ट अपन चेंज इन यूनिट्स। फिक्स्ड है क्या? पहली बात वेरिएबल है क्या? उतना क्लियर है? इसका वेरिएबल कितना आता है? ये 10, और ये आता है तो मेरे को बताओ फिक्स्ड और वेरिएबल कितना होगा? वेरिएबल भी 20, और सेकेंड वाले केस में समझा है? और वेरिएबल पर यूनिट कितना होगा? 5, और नीचे भी 5। अभी सेटिस्फाई हो गया? ये दोनों भी सेम और ये पर यूनिट भी सेम। समझा गया? इस तरह से स्प्लिट करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल फॉर्मूला वैसे बोलूं तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। किसको डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में साइड नोट की तरह ही आने वाला है कि इसको यूज करके तुमको मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। हाँ, यस, बट दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अगले साल और इस साल सेम है। वेरिएबल कॉस्ट इस साल 10,000 से कम हो गया, बात वही है। हाँ, 10,000 का कॉस्ट कम हुआ बिकॉज डिक्रीज ऑफ यूनिट्स ऑफ 2000, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हुआ 5 रुपए से, और 5 रुपए हमेशा वेरिएबल नेचर का रहेगा। समझो कि
पक्का? तो कौन से टाइप के कॉस्ट पढ़ लिया आज अपन ने? नहीं, सबसे पहले मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। फिर मटेरियल में पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर में पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंस में पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद पढ़ा फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। क्लियर है क्या? कुछ डाउट इसमें? एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट पढ़ ले। नहीं, कौन बोला? यही है, सेमी वेरिएबल का एक छोटा सा कंसेप्ट बचा, उतना कर लेता। ये ज्यादा इजी है, ठीक है, लॉजिकल है। ईयर 1 और ईयर 2 दिया है। ईयर 1 में टोटल कॉस्ट दिया है 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बोला है 30%। कितना बोल दिया? 30%। तो मेरे को बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा फर्स्ट ईयर में? कितना? और ईयर 1 के यूनिट्स बोल दिए 5000। ठीक है। अच्छा, ईयर 1 का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जरा बताना मुझे। क्लियर है? ईयर 2 में यूनिट्स हो गए 7500। तुम लोग मुझे बताना वेरिएबल कॉस्ट कितना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना? वेरिएबल कॉस्ट कितना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना? पहले फिक्स्ड कॉस्ट बताओ कितना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ चेंज आने वाला है क्या? इधर से उठ के इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। पहले ईयर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 6 रुपए कैसे निकालो? 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आया था? तो सेकेंड ईयर में 6 रुपए में कुछ चेंज आने वाला है क्या? कितना होगा? 6 रुपए ही होगा ना। ये किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7,500 से कितना हो जाएगा? और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख। समझा क्या? कोई बंदा मिस्टेक कैसे करेगा इसमें? फर्स्ट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कितना है? तो फिक्स्ड कॉस्ट परसेंटेज 70%। वो क्या करेगा? सेकेंड ईयर में भी ये परसेंटेज यूज करने का ट्राई करेगा, बट गलती हो जाएगी ना। फिर उसमें कैसे आएगा? परसेंट सेम नहीं रहेगा ना। अभी परसेंटेज निकाल के देख, 70 डिवाइडेड बाय 15 अलग आएगा, परसेंटेज अलग आने वाला।